अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो वर्ड सीरत है ये कहाँ से डिराइव हुआ है। सीरत जो है इसका मतलब है सफ़र करना, सफ़र की हालत में होना। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सीरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है सफ़र करना या सफ़र की हालत में होना। अब सीरा का जो है लिटरल मीनिंग हुआ टू बी एट जर्नी, टू ट्रैवल। जैसे कि वर्ड सैर है, सियारा है, तो इसी से मिलते जुलते अल्फाज हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ सीरत। सीरत का जो कंटेक्चुअल मीनिंग है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, एक इंसान की पैदाइश से लेके उसकी डेथ तक उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना, उसको हम क्या कहते हैं, सीरत कहते हैं। अब सवाल ये है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। अब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके कितने एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं? 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, लाइफ स्टाइल ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ ज़िंदगी, खाना पीना, उठना बैठना, ड्रेस। नंबर सेकंड पॉइंट इज़ सेइंग, मतलब आप वसल्लम के जो अल्फाज हैं अहादीस की शक्ल में मौजूद हैं, इरशादात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उनको समझने की कोशिश करना। नंबर थर्ड, एक्शन, जिन्हें हम सुन्नत कहते हैं। जैसे कि बैटल फील्ड में आप वसल्लम कैसे थे, एज एन एजुकेशनलिस्ट कैसे थे, एज ए डिप्लोमेट कैसे थे, इंडिविजुअल लाइफ में कैसे थे, कलेक्टिव लाइफ में कैसे थे। फोर्थ जो है साइलेंट अप्रूवल ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, किन किन मौक़ों पे आप वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। इस्लाम में खामोशी का मतलब जो है नीम रज़ामंदी जो है समझ आता है। अब इस बात पे एग्री करते हैं, इसका मतलब ये होता है करैक्टर। पाँचवा पॉइंट है करैक्टर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा था। किरदार भी शख्सियत का आईना होती है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद इन 5 चीज़ों को पढ़ना और समझना, इसको हम क्या कहते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, आप वसल्लम की लाइफ़स्टाइल को, आप वसल्लम की जो हैं इरशादात मुबारका को, आप वसल्लम के एक्शंस को, आप वसल्लम की जो साइलेंट अप्रूवल्स हैं या आप वसल्लम के करैक्टर को पढ़ना और समझना, उसको हम क्या कहते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अब अगला अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ हाउ एज एन इंडिविजुअल, मतलब आप वसल्लम का जो है रोल मॉडल फॉर एन इंडिविजुअल, आप वसल्लम की ज़िंदगी जो है एक इंडिविजुअल के लिए जो है रोल मॉडल कैसे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आज के दौर में एक आम आदमी आप वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सीख सकता है। तो आप वसल्लम क्या थे, पीरे कामिल थे। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 21 में मेंशन है कि आप वसल्लम को बेहतरीन उस्वा हसना जो है वो उनको अता किया गया। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल रोल मॉडल बना के आप वसल्लम को भेजा गया। एक आम आदमी जो आप वसल्लम की ज़िंदगी से सीख सकता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, वो ये चीज़ें हैं। नंबर 1, करैक्टर बिल्डिंग। करैक्टर बिल्डिंग का मतलब होता है किरदार साजी। हर वक्त हर उम्र का इंसान आप वसल्लम की ज़िंदगी से सबसे पहले जो चीज़ सीख सकता है वो किरदार है। जैसा आप वसल्लम का था वैसा इंसान का भी होना चाहिए, मतलब आप वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सीखना चाहिए। आप वसल्लम के जो बेहतरीन जो ट्रेट्स हैं उनको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। आप वसल्लम की जो ज़िंदगी की खसूसियात हैं उनको फ़ॉलो करना चाहिए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सेंट हिज़ ब्रदर अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टू चेक एंड एग्ज़ामाइन द करैक्टर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। एक जो है वाक़या है जिसमें हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो हैं, हज़रत जो उनके भाई हैं हज़रत अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजते हैं कि वो चेक करके हैं कि आप वसल्लम का करैक्टर कैसे है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई अनीस ने उन्हें बताया कि आप वसल्लम पहले अमल करते हैं फिर किसी काम का हुक्म देते हैं, इनके कौल व फ़ेल में तज़ाद मौजूद नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से मुतासिर होकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये हम एज़ एन एग्ज़ाम्पल कोट कर सकते हैं कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने अपने भाई अनीस को भेजा कि आप वसल्लम के करैक्टर के बारे में जानें। जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने बताया कि आप वसल्लम पहले अमल करते हैं फिर किसी चीज़ का हुक्म देते हैं। एक और इसके रेफरेंस के तौर पे हम कोट कर सकते हैं ब्रिटिश राइटर कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी जो एक किताब है अ बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो लिखते हैं इन हिज बुक इन दिस बुक शी लिस्टेड, शी इज़ अ फीमेल कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, वो लिखती हैं कि शी लिस्टेड टॉप 10 क्वालिटीज़ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। वो लिखती हैं कि आप वसल्लम सादिक और अमीन हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, जो मर्सीफुल हैं। उन्हें ये लक़ब मुसलमानों ने नहीं दिया था, कुरान पाक में अल्लाह ने नहीं दिया था, बल्कि जो है उस वक्त मक्का में रहने वाले लोग थे, उन्होंने आप वसल्लम को ये टाइटल दिया था, सादिक और अमीन दिया था, उन्होंने ये टाइटल दिया था।
वो मक्का के लोगों ने दिया जिनके साथ उन्होंने 40 साल अपने ज़िंदगी के गुजारे। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। पहला तो उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग, सेकंड पॉइंट जो है वो है प्राइवेट लाइफ। एज इन प्राइवेट लाइफ एक इंडिविजुअल क्या सीख सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जाम्पलरी हस्बैंड थे। आप सल्लम एक एग्जाम्पलरी हस्बैंड थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज हैं, मोमिनों में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है या बेहतर है। द बेस्ट अमंग यू द वन हु इज़ द बेस्ट फॉर हिज फैमिली। और आप सल्लम तो एक बेहतरीन जो हैं अपने घर वालों के साथ बेहतरीन थे। तो एज अ फादर अगर हम देखें प्राइवेट लाइफ में, तो आप सल्लम ने किस तरह अपने बच्चों की तरबियत की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, अपने मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। एज अ फ्रेंड प्राइवेट लाइफ में अगर इंडिविजुअल सीखना चाहता है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज हैं कि वो फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को बेहतरीन दोस्त नहीं पाया। ये प्राइवेट लाइफ में ये भी पॉइंट हमें जो नज़र आते हैं। एज अ ट्रेडर बाहसियत जो एक ताजिर देखें तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज हैं, इतना मुनाफा मुझे किसी ने कमा कर नहीं दिया जितना मुनाफा मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमा कर दिया। कामयाब तरीके से तिजारत कैसे की जाती है हमें पता चलता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीख सकते हैं कि कैसे कामयाब तिजारत की जा सकती है। ईमानदारी से कारोबार करने में से क्या होता है, जो खैर व बरकत जो है वो अल्लाह ताला डाल देते हैं। तो ये प्राइवेट लाइफ में हम सीख सकते, एज एन इंडिविजुअल एक सीख सकता है बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट लाइफ से। अगर हम पब्लिक लाइफ में एक इंडिविजुअल क्या सीख सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पेशा वराना ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लॉलेस जगह को पहली रियासत बनाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल रियासत मदीना है, जो है उसे उसकी शक्ल दी, वेलफेयर स्टेट बनाया, वहाँ पे डिप्लोमेसी, एज एन एजुकेटर, एज ए मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, जस्टिस का निज़ाम कायम किया। तो ये सारे मामलात जो हैं उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया। लिंकन्स जो है वो लिखते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बेस्ट एवर द लॉ गिवर। लिंकन अपने जो है एक कोटेशन है उनकी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बेहतरीन जो है लॉ गिवर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन कानून देने वाले इंसान थे, उनके फैसलों को आज भी फॉलो किया जाता है। अगर हम सोशल लाइफ में देखेंगे एक इंडिविजुअल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोशल लाइफ में क्या सीख सकता है, तो डॉक्टर रुतफ़ाऊ जैसे लगा लें, अब्दुल ईदी लगा लें, नेल्सन मंडेला लगा लें। जब सिविलाइजेशन ऑफ अरब वाज डन बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। जो अरब थे उस वक्त तो छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे, जहालत थी, तो उनको क्या किया आप ने सिविलाइज़ किया। उन्हें जो है सोशली प्रोफेशनली पर्सनली करैक्टर के तौर उनकी जो करैक्टर बिल्डिंग की, मतलब ये कि उन्हें एक सिविलाइज्ड माशरा बनाया, मतलब सोशल सर्विसेज दी। आज के दौर में हमें जो जैसे कि जो नेल्सन मंडेला है, रुतफ़ाऊ हैं या दी, इन्होंने अपनी जैसे सर्विसेज दी, तो आप ने 1400 साल पहले जो है ये सर्विसेज दी लोगों को। अब हम इस जो है एज एन फॉर एन इंडिविजुअल जो है रोल मॉडल फॉर एन इंडिविजुअल को अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इस तरह कर सकते हैं कि माइकल हार्ट लिखते हैं अपनी जो बुक है द 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ में, कि दुनिया की 100 बाअसर तरीन शख्सियात में उसने जो टॉप पे आप सल्लम का नाम लिखा है। आप वो लिखते हैं ही इज़ द आप सल्लम जो है ही इज़ द बेस्ट इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, ही इज़ द ओनली मैन हु इज़ सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजन एंड सेकुलर लेवल। वो लिखते हैं कि जो है आप सल्लम दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है एक बेहतरीन जो सक्सेसफुल पर्सन थे। आप सल्लम वो इंसान है जो रिलीजियस और जो हैं दोनों सेकुलर लेवल पे इंतहाई कामयाब इंसान रहे हैं। अगर हम रिलीजियस लेवल पे देखें, इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ड्यू टू द टीचिंग ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इस्लाम जो है तेज़ी से फैलता हुआ एक दीन है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है उसमें आप वसल्लम की तालीमात का बेहतरीन किरदार है इसके अंदर। इसके अलावा सेकुलर लेवल पे देखें, दुनियावी लिहाज से देखें तो आप वसल्लम ने पहली रियासत बनाई जो रियासत मदीना है, हेड ऑफ़ द स्टेट उसके आप वसल्लम बने। तो ये हमने देखा कि रोल मॉडल फॉर एन इंडिविजुअल देखा। तो ये तो आप वसल्लम की जो है सीरत है उसमें हमने देखा एक इंडिविजुअल के लिए क्या है, वो रोल मॉडल कैसे थे आप वसल्लम। अब हम देख लेते हैं कि रोल मॉडल फॉर अ डिप्लोमैट, एक डिप्लोमैट के लिए जो है आप वसल्लम की ज़िंदगी जो है रोल मॉडल कैसे है। अगर हम बात करें तो सफारतकारी की हैसियत से जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लोमेट क्या होते हैं। एक जो सफारतकार होता है या एक एम्बेसडर होता है, उसकी जो खसूसियात हैं या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं। नंबर 1, उसने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है बाहर जाके। तो आप वसल्लम एक बेहतरीन सफारतकार थे। ही वॉज अ सक्सेसफुल डिप्लोमेट, हिज डिप्लोमेसी इज़ विजिबल इन 2 डायमेंशन। आप वसल्लम बेहतरीन सफारतकार थे। आप वसल्लम की डिप्लोमेसी जो है 2 जो है डायमेंशन में हमें नज़र आती हैं। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह ताला के सफ़ीर थे। एम्बेसडर ऑफ स्टेट, आप वसल्लम अपनी रियासत के भी सफ़ीर थे।
आप सल्लम की ज़िंदगी अगर देखें तो आप सल्लम की ज़िंदगी 63 साल थी, उनमें से 40 साल जो हैं 40 साल की उम्र में आप सल्लम को जो है नबूवत मिलती है। अब हम जो एज ए डिप्लोमेट हम दो फेजेस में डिवाइड कर देते हैं आप सल्लम की ज़िंदगी को। बिफोर प्रॉफिटहुड हम देखेंगे कि क्या कैसे एज ए डिप्लोमेट उन्होंने रोल प्ले किया, एंड आफ्टर प्रॉफिटहुड जो हम देखेंगे कैसे जो है एज अ डिप्लोमेट जो है आप सल्लम ने रोल प्ले किया। आफ्टर प्रॉफिटहुड भी आप सल्लम की ज़िंदगी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 23 साल के जो हैं जो मतलब 23 ईयर्स थे आफ्टर प्रॉफिटहुड, उसमें से 10 साल आप वसल्लम ने मदीना में गुजारे और 13 साल कहाँ पे गुजारे, मक्का में गुजारे। अब हम जो एनालिसिस करते हैं कि बिफोर प्रॉफिटहुड आप वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले भी आप वसल्लम बेहतरीन सफारतकारी किया करते थे, तो उसकी मिसालें हम बात कर लेते हैं। व्हेन मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 15 to 20 ईयर्स ओल्ड, जब आप वसल्लम की ज़िंदगी 15 से 20 साल की थी, अरब्स वर इंट्रेंच्ड इन अ सिविल वॉर, अरब के जो लोग थे एक सिविल वॉर के अंदर जकड़े हुए थे। उसको कहते हैं फिजार वार, सिविल वॉर ऑफ अरेबिया भी उसको कहते हैं, हरब फिजार उसको कहते हैं। अब उसमें यह था कि खाना काबा की जो तामीर थी वो किसने करवाई, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करवाई। अल्लाह से डिक्लेयर दिस प्लेस एज अ सैक्रेड प्लेस, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो इस प्लेस को क्या डिक्लेयर कर दो, सैक्रेड प्लेस डिक्लेयर कर दो। आप इस जगह को जो है हुर्मत वाली जगह जो है वो करार दें, हरमैन शरीफैन इसको कहते हैं, अमान वाली जगह कहते हैं, हॉली सेंचुरी ऑफ काबा कहते हैं। अब मतलब 4 महीने इसी तरह हमारी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से 4 महीने 4 सैक्रेड मंथ्स भी हैं। एक एमसीक्यूज़ भी आता है कि इस्लाम के अंदर जो 4 सैक्रेड मंथ्स हैं वो कौन-कौन से हैं। इस्लाम के 4 सैक्रेड मंथ्स में जो है मुहर्रम है, रजब है, ज़िक्र है और ज़िलहज्जा है, 4 सैक्रेड मंथ्स हैं। इनमें लड़ाई करना क्या होता है, मना होता है। इन महीनों में अरब के लोग अपने बाप दादा के जो कातिल होते हैं उनको भी कुछ नहीं कहते थे, मतलब इन 4 महीनों में ये लड़ाई नहीं होती थी। मक्का वाज द कॉन्टिनेंटल ग्राउंड फॉर मक्कन्स, कि मक्का के अंदर कोई भी जो इवन के दुश्मन भी होते थे तो आपस में फाइट नहीं करते थे, मतलब जो है उनका आमना सामना भी हो जाता था तो वो इस तरह वो बदला नहीं लेते थे। ऑन द इशू ऑफ ट्रेड लड़ाई शुरू हुई और इस कदर बड़ी जो फिजार वॉर थी, इस तरह बड़ी कि हुर्मत काबा का ख्याल रखा गया, ना हुर्मत वाले महीनों का ख्याल रखा गया। इस पूरे साल में हज नहीं हो सका था। आप सल्लम का अब कुछ पॉइंट आपको एडिशनल बता दूं कि आप सल्लम का ताल्लुक जो है बनु हाशिम से था। बनु हाशिम्स वर दी कस्टोडियंस ऑफ काबा, काबा के जो कस्टोडियन थे वो कौन थे, बनु हाशिम थे। उसकी लुक आफ्टर ये जो पिलग्रिमेज जो होते हैं, हाजी होते हैं, उनकी जो लुक आफ्टर कौन करते थे, बनु हाशिम के जो कबाइल के लोग होते वो करते थे। आप सल्लम ने आप सल्लम के एक अंकल थे, उनका नाम हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। उन्होंने क्या किया, प्रपोज्ड अ पीस प्लान, उन्होंने एक पीस प्लान पेश किया ताकि लोग आसानी से हज और उम्रा कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ मिलकर इस जो ऑन गोइंग सिविल वॉर को रुकवाने के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। तो यहाँ पे एज अ डिप्लोमेट हमें नज़र आता है कि प्रॉफिटहुड से पहले भी आप सल्लम एक बेहतरीन जो एक सफारतकार थे। इसके नतीजे में क्या हुआ, एक पीसफुल ट्रीटी का क़याम अमल में आया, जिसको कहते हैं ट्रूस ऑफ फदूल, हल्फुल फदूल जिसको कहते हैं। अब जो है ये फजल से लफ्ज़ निकला है जिसका मतलब है रहमत वाला मुआहिदा, जिसकी वजह से इस जगह में जो पीस जो था वो रिस्टोर हो गया। इस वाक़े को जो हम एज अ डिप्लोमेट, एज अ पीस मेकर के तौर पे जो है आप सल्लम की ज़िंदगी में जो जब हम सवाल का जवाब लिख रहे होंगे उसे कोट कर सकते हैं। अब सेकंड जहाँ पे एज अ डिप्लोमेट उन्होंने रोल प्ले किया, फिक्सेशन ऑफ ब्लैक स्टोन। अब मसला ये आ रहा था कि जो ब्लैक स्टोन था जिसे हजर अस्वद कहते हैं, उसकी फिक्सेशन पे मसला आ रहा था कि कौन इसे फिक्स करेगा। 4 सरदारों के दरमियान ये मतलब जो सारी प्रॉब्लम चल रहा था। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि हर एक सरदार जो है एक जो कोना है चादर का पकड़ के जो है वो सारे वहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। इस तरह क्या हुआ कि तमाम सरदारों की जो इज़्ज़त थी वो भी इंटैक्ट रही, और एज अ पीस मेकर हमें नज़र आता है कि किस तरह वो जंग इरप्ट होने से वो रुक गई। तो ये हम देख रहे थे बिफोर प्रॉफिटहुड। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर प्रॉफिटहुड आप वसल्लम को जब नबूवत मिल गई तो उसके बाद जो है एज अ डिप्लोमेट आप वसल्लम की ज़िंदगी का किरदार कैसे है। आप वसल्लम ने इस्लाम की तालीमात का आगाज़ फरमाया। शुरू में इस्लाम कबूल करने वाले जो थे वो पुअर पीपल थे, गरीब लोग थे। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि शुरू में जो इस्लाम कबूल करने वाले लोग थे वो कौन थे, गरीब लोग थे। गुलामों ने, बेवाओं ने, गरीब लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम ने उन्हें हकूक़ दिए, जब मक्का के लोगों ने उन पर जुल्म की इंतहा कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मक्का से हिजरत करने का हुक्म फरमाया। ये तमाम लोग हबशा एबिसीनिया, जिस इंग्लिश में एबिसीनिया कहते हैं, हिजरत करके माइग्रेशन टू एबिसीनिया, वहाँ पे हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में मक्का वालों ने अपना नुमाइंदा उन्हें मतलब हज़रत जाफ़िर तैयार को बना के भेजा और जो है उन्होंने वहाँ पे बात की उनके साथ।
तो वहाँ पे जो ये लोग थे मक्का वाले, उन्होंने कहा कि ये हमारे गुलाम हैं, इनको वापस करें। तो वहाँ पे जो है उस वक्त आप सल्लम का पैगाम हज़रत जाफ़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नजाशी को दिया। साथ में सूरतुल मरियम भी तिलावत की। नजाशी ने मक्का वालों को खाली हाथ लौटा दिया, लेकिन मुसलमानों को असाइलम दे दी, मतलब पनाह दे दी। तो यहाँ पे मतलब किस तरह जो है हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने प्रीपेयर किया था। उन्होंने नजाशी के सामने जो पॉइंट रखा आप सल्लम का कि जो है, और उनको जो है वापसी, जो गुलाम थे उनको वापसी ना की उसने, किसने, नजाशी ने, मक्का के कहने वालों के बावजूद। अब सेकंड जो एज अ डिप्लोमेट के तौर पे रोल नज़र आता है, सफ़र ताइफ, जर्नी टू ताइफ। मक्का वालों ने शरीर बच्चे जो थे आप सल्लम के पीछे लगा दिए। आप सल्लम ने फरमाया, ये लोग मुझे नहीं पहचानते, मुमकिन है कि इनके बाद वाले लोग जो हैं मुझे पहचान पाएँ। तो डिप्लोमेट, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है हमें सबक मिलता है सफ़र ताइफ से, कि एक जो डिप्लोमेट होता है वो डिसअपॉइंट नहीं होता, कभी मायूस नहीं होता, उसके अंदर पेशेंस होती है कि मक्का वालों ने कितना आप सल्लम को तंग किया, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लम ने फरमाया, ये लोग मुझे नहीं पहचानते, मुमकिन है कि इनके बाद वाले लोग मुझे पहचान जाएँ। डिप्लोमेट कैन नेवर बी डिसअपॉइंटेड। एक जो डिप्लोमेट होता है, अब फॉर एग्जाम्पल आज के दौर में एक एम्बेसडर है, एक डिप्लोमेट है, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर उसको तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, तरह तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, उसे आप सल्लम की ज़िंदगी से सीखना चाहिए। सफ़ीर कभी भी मायूस नहीं होता, वो फेम रहता है, डिटरमिनेट रहता है और रेजोल्यूट रहता है अपने गोल को हासिल करने के लिए। अब इसके अलावा आफ्टर प्रॉफिटहुड में जो एक और वाक़या है वो है प्लेज एट अल अकबा जो थी, वो तो बस बेसिकली अ ट्रेंच, घाटी थी, घाटी का नाम है माउंटेन गॉर्ज। जब लोग हज और उम्रे के लिए आए थे तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जाकर उन लोगों को इस्लाम का पैगाम दिया। उनमें से चंद लोगों को बातें समझ आ गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब वहाँ पे जो हज करने लोग आए थे उनमें से चंद लोगों को बातें समझ आ गई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लम ने फरमाया, नाउ ऑल ऑफ यू आर माई एम्बेसडर्स। आप सल्लम ने उन्हें फरमाया कि अब तुम सब जो हैं क्या हो, मेरे एम्बेसडर्स हो। जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, आप अपने कबाइल में जाकर उसकी क्या करो, तबलीग करो। आगे हम मज़ीद बात करें तो इसका नतीजा ये निकला कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम खुद तो मक्का में थे, लेकिन इस्लाम मक्का से बाहर भी फैल गया। इसमें जो ज़्यादातर जो है एम्फेसिस इस्लाम की जो था तालीमात पर था, क्योंकि वो आप सल्लम जो थे एम्बेसडर ऑफ अल्लाह भी थे। आप सल्लम ने मुख्तलिफ हुक्मरानों को लेटर्स भी लिखे, जैसे कि शहनशाह ईरान नजाशी, इसके अंदर इस्लाम की दावत दी गई। अब हम बात कर लेते हैं आफ्टर माइग्रेशन टू मदीना। मदीना में माइग्रेशन के बाद जो है, जो इसमें एज अ डिप्लोमेट कैसे इनका किरदार है आप सल्लम का। मदीना की तरफ हिजरत करने के बाद सफारतकारी देखें तो पैक्ट ऑफ मदीना है, इसकी एग्जाम्पल हमें मिलती है मिसाक मदीना की शक्ल में। मदीना में दो कबीले रहते थे, औस और खज़रज। आप सल्लम ने इन दोनों कबाइल के दरमियान अमन कायम किया। अंसार और महाजरीन के दरमियान मवाक़ात मदीना करवाया। 3 यहूदी कबाइल, बनु नज़ैर, बनु कैनका, बनु कुरैज़ा, जो है आप सल्लम ने मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान भी उनका जो है अमन कायम किया। और इसके अलावा जो पैक्ट ऑफ मदीना है, जो चार्टर ऑफ मदीना भी जिसको कहते हैं, और उसकी रोशनी में जो है उनके दरमियान सुलह करवाई। इसके अलावा जो है इफ सम पॉइंट आर मिस्ड, और जो है कमी पेशी जो है वो अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन जो है जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दिए मैंने। नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने अपनी जो है डिप्लोमेसी की बुनियाद पर जो है बहुत सी जो है कौमों को कॉन्स्टिट्यूशन पर एक इकट्ठा किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आप वसल्लम ने क्या किए, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए। डिप्लोमेसी ड्यूरिंग वॉर्स, जंगों में भी सफारतकारी की। जंगों के दरमियान सफारतकारी क्यों ज़रूरी है, अगर आप नेगोशिएशन नहीं करेंगे तो जो वॉर है वो टोटल वॉर में क्रिएट हो सकती है और हर तरफ तबाही हो सकती है। तो जो आप वसल्लम ने कोशिश की कि जंगों के दरमियान मिनिमम जो है वो लॉस हो, लाइफ लॉस हो, प्रॉपर्टी लॉस हो, और कोशिश करते थे कि जो नेगोशिएशन से बातचीत जो है वो सेटल हो जाए। इसके अलावा राइट्स एंड इम्प्यूनिटीज़ ऑफ डिप्लोमेट के बारे में आप सल्लम ने बात की कि सफ़ीरों के हकूक़ है और उनको कुछ जगहों पे इम्प्यूनिटीज़ हासिल हैं। आप सल्लम ने सफ़ीरों को जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया। सफ़ीरों के लिए एक घर बनाया जिसमें जो इसका नाम रखा दारुल ज़िफ़ान उसका नाम रखा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव जिसको कहते हैं। इस इनक्लेव के अंदर जो डिप्लोमेट्स थे उनको क्या थी, इम्प्यूनिटी हासिल थी फ्रॉम वॉर, टैक्सेस। उनके ऊपर उस इनक्लेव में जो लोग थे ना, उनके ऊपर वो वॉर कोई कर सकता था उनके साथ, ना उनके ऊपर कोई टैक्सेस वगैरह थे वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते थे। अब हम जो एक मेन पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ मदीना। जो इस्लामिक स्टेट ऑफ मदीना है उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। नंबर 1, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। मतलब जैसे कि फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल होते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो इस्लाम की है वो किन बुनियादों पे बनती है। नंबर 1, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। इस्लाम की तालीमात, दावती तौहीद और रिसालत जो है उसका, जो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना, ये पहला पॉइंट है हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी का, इस्लामिक फॉरेन पॉलिसी का। नंबर 2 है स्पीक ऑफ द होल उम्मा।
पूरी उम्मा के लिए जो है उसको एक बॉडी समझना, उसको एक, जैसे कि आप ने फरमाया कि जो है मुस्लिम उम्मत है वो एक बॉडी की तरफ है, जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरी जो बॉडी है वो पेन फील करती है। तो मतलब जिस्म के मतलब एक हिस्से को भी तकलीफ पहुंचे तो सारा जो जिस्म है वो तकलीफ फील करता है। तो पूरी उम्मा के लिए हमने क्या करनी होती है, कलेक्टिव वॉइस जो है रेज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आज के दौर में पैलेस्टाइन का इशू है, कश्मीर का इशू है, तो उसमें जो है हमारी वॉइस जो है मुसलमानों की क्या होनी चाहिए, कलेक्टिव होनी चाहिए इन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इस्लामिक स्टेट ऑफ मदीना। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, दुनिया में इंसाफ कायम करना, इस्लामी रियासत जो है इंसाफ के साथ जो है वो कायम है। इसके अलावा इंजॉइनिंग राइट एंड फॉरबिडिंग रॉन्ग के, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के, नेकी के कामों का हुक्म देना और बुराई के कामों से रोकना। फुलफिलमेंट ऑफ ट्रीटीज़, अगला जो प्रिंसिपल है कि जो ट्रीटीज़ आपने वादे किए, मुआहदे किए उनको पूरा करना। प्रिवेंशन ऑफ फसाद फिल अर्ज़ के जो है ज़मीन में फितना फैलने से उसको रोकना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, इंसाफ को क्या करना, कायम करना। तो ये क्या था हमारा, हमने स्टडी किया रोल मॉडल फॉर अ डिप्लोमेट। आप की ज़िंदगी एक डिप्लोमेट के लिए कैसे एक बेहतरीन नमूना है। अब हम इस पूरे जो टॉपिक है उसको हम इस तरह रिकैप कर सकते हैं कि हमने सबसे पहले बात की कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमने लिटरल मीनिंग की बात की, उसके बाद हमने कंटेक्चुअल मीनिंग बात की, उसके बाद हमने रोल मॉडल फॉर एन इंडिविजुअल बात की कि किस तरह एक इंडिविजुअल के लिए रोल मॉडल थे। हमने कहा कि पीर कामिल हैं, करेक्टर बिल्डिंग में जो है एक इंसान आपसी ज़िंदगी से सीख सकता है, प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में, फिर हमने उनको इंक्लूड कर दिया। फिर रोल मॉडल फॉर अ डिप्लोमेट हमने देखा, उसमें हमने मेन ऑब्जेक्टिव्स देखे कि एक डिप्लोमेट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। फिर बिफोर प्रॉफिटहुड जो है आप की जो है सफारतकारी देखी, फिर आफ्टर प्रॉफिटहुड आप की सफारतकारी देखी, फिर माइग्रेशन टू मदीना के बाद आप की सफारतकारी देखी। फिर हमने बात की कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ मदीना, जो हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं इस्लामिक स्टेट की, तो उसकी जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हमने बात की। प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, स्पीक फॉर द होल उम्मा, इंजॉइनिंग राइट एंड फॉरबिडिंग रॉन्ग, फुलफिलमेंट ऑफ ट्रीटीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, प्रिवेंशन ऑफ फसाद फिल अर्ज़। सो होप सो ये जो दो डोमेन्स आप की सीरत के रिलेटेड हमने डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हम बात करेंगे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप वसल्लम का जो रोल था एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आप वसल्लम की एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट आप वसल्लम की ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। तो अगर हम बात करें ना एज अ कंटेक्स्ट में बात करें, बैकग्राउंड में बात करें, तो आप सल्लम ने ना मतलब 313 के लश्कर से लेके 30,000 के लश्कर तक की क़यादत की फरमाई थी आप सल्लम ने। ग़ज़वा तबूक में हम देख लें मतलब रियासत एक सुपर पावर के ख़िलाफ़ निकली थी, रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ निकली थी। ये अरब की सबसे बड़ी फ़ौज थी जो आप सल्लम ने इकट्ठी फरमाई थी। आप सल्लम ने जिस लड़ाई का हुक्म दिया है उसको हम क्या कहते हैं, जिहाद कहते हैं। तो मतलब ये है कि आप सल्लम ने एक छोटे लश्कर से लेके एक बड़े जो है मैसिव लश्कर तक की क़यादत की हुई है, और आप सल्लम ने एक बेहतरीन एज अ रोल मॉडल जो है एग्जाम्पली मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे। अब हम बात करते हैं कि आप सल्लम ने किस लड़ाई का हुक्म दिया, जिस लड़ाई का आप सल्लम ने हुक्म दिया उसको हम जिहाद कहते हैं। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जिहाद एंड टेररिज्म, जिहाद और टेररिज्म में फ़र्क क्या है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिहाद का लफ्ज़ जुहद से निकला है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ जुहद से निकला है, जिसका मतलब होता है टू स्ट्राइव, टू पुट एफर्ट, मतलब कोशिश करना, जद्दोजहद करना, इसका मतलब होता है ये जुहद, इसका मतलब होता है, और इससे वर्ड निकला है जिहाद। सो हम इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिहाद इज़ अ नोबल सैक्रेड फाइट दैट इज़ टू बी फॉट इन द वे ऑफ अल्लाह एंड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ऐसी लड़ाई, ऐसी नोबल सैक्रेड फाइट जो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ी जाए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लड़ी जाए, उसको हम क्या कहते हैं, जिहाद कहते हैं। जिहाद ऐसी मुक़द्दस लड़ाई का नाम है जो अल्लाह की खातिर अल्लाह की राह में लड़ी जाए। इसमें ज़रा बराबर भी जो है पर्सनल ग्रजेस नहीं होते, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट उस बंदे के नहीं होते। आप इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जब ग़ज़वा खंदक के मौके पर वो लड़ रहे थे तो उनके चेहरे पर किसी ने जो है स्पिटिंग कर दी थी, तो उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था। तो उन्होंने कहा अब इसमें मेरा ज़ाती बदला आ गया है, अब ये जिहाद नहीं रहा। मतलब जिसके साथ जो नॉन मुस्लिम साहब उनके साथ उनकी फ़ाइट हो रही थी, तो उन्होंने आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे लड़ने से इसलिए इनकार कर दिया कि बिकॉज़ वो उनके कहने के मुताबिक कि उनके पर्सनल अब इंटरेस्ट आ गए थे, उनका गुस्सा उसमें शामिल हो गया था, वो जिहाद नहीं रहा था, जिहाद की स्पिरिट उसमें जो है कम हो गई थी, तो उन्होंने उनसे लड़ने से इनकार फरमा दिया था। तो जिहाद और दहशतगर्दी में फ़र्क क्या है, मेन पॉइंट हमारा है। अगर सिर्फ अल्लाह की खातिर लड़े तो ये जिहाद है, और अगर इसमें जो है पर्सनल ग्रजेस या पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह आ जाएँ तो उसको हम
जो है टेररिज्म के ज़ुमरे में ला सकते हैं। मतलब जो है जिहाद फितने को ख़त्म करने के लिए लड़ा जाता है, जबकि टेररिज्म में क्या होता है, फितना फैलाया जाता है किसी भी जगह के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ जिहाद इन इस्लाम, कि जिहाद के जो हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं इस्लाम के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आल्टर्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जिहाद। आप वसल्लम ने जो लड़ाई के ऑब्जेक्टिव्स थे बिल्कुल ही तब्दील करके रख दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मकासद को बदल के रख दिया। अरब लोग क्या करते थे, नस्ल दर नस्ल छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या करते थे, लड़ते थे। पानी पीने पिलाने पे झगड़ा करते थे, घोड़ा आगे दौड़ाने पे उनका झगड़ा होता था। मतलब लगा लगे छोटी छोटी बातों पे क्या होती थी, उनके अंदर फाइट होती थी और उसमें कत्ल गारत होती थी और नस्ल दर नस्ल वो जो है थी लड़ाई चलती थी। आप वसल्लम ने क्या किया, वो तमाम चीज़ें जो आपको अपनी ज़ात का फ़ायदा और दूसरे का नुकसान करने पर मजबूर करती हैं, आप वसल्लम ने फरमाया उन्हीं ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ना जिहाद अकबर है। आप वसल्लम ने फरमाया वो चीज़ें जो आपको उकसाती हैं गलत कामों के ऊपर, अपने नफ्स के खिलाफ जो लड़ने को आप वसल्लम ने क्या फरमाया, ये है जिहाद अकबर करार दिया। द ग्रेटेस्ट जिहाद इज़ टू फाइट विद योर इल डिज़ायर। अपनी जो हैं बुरी ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ने को क्या कहते हैं, जिहाद अकबर कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जिहाद बिन नफ्स भी है। अगर हम अपने नफ्स के खिलाफ लड़े तो ये जिहाद है, और अगर अपने नफ्स के लिए लड़े तो ये दहशतगर्दी है। यहाँ पे हमें पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जिहाद एंड टेररिज्म। तो आप ने फरमाया जो है सबसे बड़ा जिहाद क्या, अपनी बुरी ख्वाहिशात के खिलाफ जो है लड़ना, जिहाद बिन नफ्स है। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है, अगर हम अपने नफ्स के खिलाफ लड़ रहे हैं देन वी आर डूइंग जिहाद। अगर हम अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं देन दिस इज़ टेररिज्म। नंबर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ जिहाद इन इस्लाम इज स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ वॉर। आप ने ना सख्त जंगी कवानीन मुकर्रर फरमाए थे। आप का हुक्म है कि मैदान जंग में भी किसी को जो है कत्ल ना हक नहीं करना, मतलब कत्ल ना हक किसी को नहीं करना मैदान जंग के अंदर। मैदान जंग में भी एक इंसान का जो कत्ल है कत्ल इंसानियत के बराबर है। मतलब आपने किसी का कत्ल ना हक किया तो उसका मतलब है अपनी पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। इस्लाम में जिसने जितना नुकसान आपको पहुँचाए उससे उतना नुकसान का बदला उससे लिया जाएगा। मतलब आई फॉर आई, हैंड फॉर हैंड। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं आपने किसी कौम की दुश्मनी में हद से नहीं बढ़ना। अल्लाह ताला हद से ज़्यादा बढ़ने वालों को नापसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह माइदा आयत नंबर 64 में फरमाते हैं आपने किसी कौम की दुश्मनी में हद से नहीं बढ़ना। अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को नापसंद फरमाते हैं। नंबर थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जिहाद इन इस्लाम इज़ दैट फाइट अगेंस्ट एग्रेशन। जाहिलियत के खिलाफ लड़ाई। आप पे कोई हमलावर हो गया तो आप अपने दिफा में लड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग पीसफुली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान और आपके ऊपर कोई जंग मुसल्लत कर देता है तो देन यू हैव टू फाइट। आपको जिहाद तब करना आपके ऊपर लाजिम हो जाता है। किसी के ऊपर जो है कोई अगर हमला कर देता है तो वो दहशतगर्दी कर रहा है, और जो अपना डिफेंस कर रहा है कोई जिहाद कर रहा है। जब आपके ऊपर कोई जो है हमला आवर हो जाए आपको अपने दिफा में क्या करना चाहिए, घरों से बाहर निकलना चाहिए, हथियार उठाने चाहिए और अपना दिफा जो है वो करना चाहिए। नंबर फोर्थ प्रिंसिपल जो है जिहाद का इस्लाम के अंदर वो ये है कि मज़लूम की हिमायत के लिए और लोगों को मज़लूम की हिमायत के लिए जो फ़ाइट की जाती है उसको क्या कहते हैं, जिहाद कहते हैं। और लोगों को मज़लूम बनाने के लिए जो काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, टेररिज्म कहते हैं। सूरत निसा आयत नंबर 75 के अंदर मेंशन है, ए लोगो तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस बस्ती के बच्चे बूढ़े और औरतों की खातिर क्यों नहीं लड़ते, जो फरियाद करते हैं कोई तो भेज दो वो हमें ज़ालिमों से बचाए। कुरान पाक की आयत नंबर सूरत निसा आयत नंबर 75 के अंदर मेंशन है कि ऐ लोगों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम उस बस्ती के बच्चे बूढ़े और औरतों की खातिर क्यों नहीं लड़ते, जो फरियाद करते हैं कि कोई तो भेज दो वो हमें ज़ालिमों से बचाए। मतलब ये कि मज़लूम के साथ खड़े होना, उसके साथ खड़े होकर ज़ालिम के खिलाफ फाइट करना इसको जिहाद कहते हैं, और किसी को मज़लूम बनाना इसको क्या कहते हैं, टेररिज्म कहते हैं। सो इन दिस वे वी कैन ईजिली डिफरेंशिएट बिटवीन जिहाद एंड टेररिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है फाइट फॉर पीस। जो जिहाद है किस मकसद के लिए लड़ा जाता है, अमन को कायम करने के लिए लड़ा जाता है, जबकि टेररिज्म किसके लिए होता है, टेररिज्म इज़ द डिस्टर्बेंस ऑफ पीस। आप जब अमन को बर्बाद कर देते हो तो इसको क्या कहते हैं, टेररिज्म कहते हैं। और आप जो अमन कायम करने के लिए लड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जिहाद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर डेटरेंस। जिहाद क्यों किया जाता है, अपनी हैयत तारी करने के लिए, अपने आप को मजबूत शो करने के लिए।
मतलब ये कि उनके दुश्मनों के ऊपर आपका रोब रहे कि यू आर केपेबल, अगर आपके ऊपर वो हमला करते हैं तो आप उसको डैटर कर सकते हैं। सूरह अनफाल आयत नंबर 60 के अंदर मेंशन है, रेडी योर हॉर्सेस एंड फोर्सेस टू टेरिफाई योर एनिमी। तुम अपनी फौजें और घोड़े घोड़े तैयार रखो ताकि दुश्मन के ऊपर आपका क्या हो, खौफ तारी रहे। दुश्मन को पता चलना चाहिए कि मतलब जो है हम इतने केपेबल हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। हमें मिलिट्री एक्सरसाइज के ज़रिए से उन्हें ये बावर करवाना चाहिए। वी हैव दीज सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़। 1967 में जो अरब इसराइल वॉर थी ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर जो थी इसराइल की, उसने अमेरिका के साथ ना एक जो है बड़ा मुआहिदा किया जिसमें उसने ना वेपन्स वगैरह की डील की। तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ कि वाई आर यू नॉट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ। आप इन चीज़ों पे क्यों जो है खर्च नहीं कर रहे, या वेलफेयर पे क्यों नहीं खर्च कर रही आप, ये जो है डेडली वेपन्स क्यों खरीद रही हैं। तो गोल्डा मीर जो थी ना इसराइल की प्राइम मिनिस्टर, उसने तहरीकी जवाब दिया था, मैंने ये सीखा है मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूल खुदा खुद तो 3-3 दिन तक भूखे रहते थे, लेकिन उनके घर की दीवार पर 3-3 तलवारें नंगी लटक रही होती थी। इससे पता चलता था कि रियासत के अंदर भूख व अफलास तो हो सकती है, लेकिन रियासत कभी जो है कमज़ोर नहीं हो सकती। ताकि अब यहाँ से ये बात पता चलती है कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग जो है बनाना होता है और शो करना होता है, ताकि दुश्मन के ऊपर आपका क्या हो, रोब जो है वो जारी रहे या बरपा रहे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टू इरेडिकेट हिंड्रेंस इन द वे ऑफ इस्लाम। जिहाद क्यों किया जाता है? अगर कोई इस्लाम के रास्ते में जो है हिंड्रेंस है, कोई रुकावट डाल रहा है, कोई लोगों को इबादत नहीं करने दे रहा, कोई इस्लाम को फॉलो करने से रोक रहे हैं उन्हें, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिहाद कर सकते हैं। सूरह अनफाल आयत नंबर 36 के अंदर मेंशन है कि कई लोगों को सिर्फ इस बात पे मारा जाता है कि वो अल्लाह का नाम लेने वाले हैं। यहाँ पे मुसलमानों को उनकी इबादत ना करने दी जाए, उन्हें मुसलमान होने की सज़ा दी जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जिहाद ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं एट्थ जो प्रिंसिपल है कि जिहाद का एट्थ प्रिंसिपल क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, बैनुल-अक़वामी कानून इंसानियत। पर्सनल राइट्स, प्रिजनर्स राइट्स में आ जाते हैं कि मैदान जंग के अंदर कोई अगर छोड़ के भाग जाए तो उसको कत्ल नहीं करना चाहिए, उनके जो चेहरे मसक नहीं करने चाहिए। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनके जो हैं राइट्स हैं उनको पूरा करना चाहिए, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, औरतों को कत्ल नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ये मेंशन है आज की इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर भी मेंशन है, लेकिन आज से 1400 साल पहले ही आप ने फरमाया था कि आपने बूढ़ों को, बच्चों को और जो है औरतों को उनको कत्ल नहीं करना, और जो मैदान जंग से भाग जाए उनको भी, और जो है जो चेहरे मसक करने से मना फरमाया। तो ये सारी चीज़ें हमें 1400 साल पहले आप ने जो है प्रोवाइड की थी, हमें जो इनका इल्म हमें दिया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर दी टैक्टिक्स ऑफ वॉर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आप वसल्लम की जो जंगी हिकमत अमलियाँ थी या जंगी हिकमत अमली थी आप वसल्लम की, क्या थी? नंबर 1, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इंश्योर्ड मिनिमम ह्यूमन लॉस। आप वसल्लम ने कोशिश की कि जब भी कहीं किसी के साथ लड़ाई हुई, जिहाद हुआ, तो उसमें कम से कम क्या हो, जानी और माली नुकसान हो। आप वसल्लम ने 27 गज़वात में हिस्सा लिया, जिसमें आप वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया ना, उसको गज़वा कहते हैं, और जिसमें आप वसल्लम ने गाइडेंस दी उसको सरिया कहते हैं। और जो सिराया या सरिया जो है उसमें 77 है उनकी तादाद, जबकि गज़वात की तादाद 27 है। जिसमें आप वसल्लम ने खुद शिरकत नहीं की हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन दी, उसको क्या कहते हैं, सिराया या सरिया कहते हैं। अब इसमें हम जंग मौता की बात कर लें तो उसमें टोटल 104 जो है लॉस हुआ। आप वसल्लम ने 10 लाख मुरबा मील फ़तह फरमाए। तो उसमें से अगर हम टोटल एस्टिमेट लगाएं तो मुसलमान कितने शहीद हुए, 10 लाख मुरबा मील फ़तह करने के बाद जो लॉस हुआ था, मतलब ह्यूमन लॉस हुआ था, मुसलमानों जो शहीद हुए थे 257 थे, 257 थे। इन फाइडल काफरों जो मारे गए थे उनकी तादाद 759 थी, 759 थी, और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने थे वो 2564 थे। अब ये यहाँ से इस बात का पता चलता है कि इतनी ज़्यादा सरज़मीन फ़तह करने के बावजूद इतना कम जो है लॉस हुआ। तो इसका मतलब है कि आप वसल्लम ने इंश्योर किया कि मिनिमम ह्यूमन लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लड़ाई को अवॉइड किया जा सके। जंगी हिकमत अमली ये नहीं है कि आपने कितने लाख लोगों को कत्ल किया है, बल्कि जंगी हिकमत अमली उसको कहते हैं कि आप लड़े बगैर भी आपने क्या कर ली, फ़तह हासिल कर ली, इसको कहते हैं जंगी हिकमत अमली। नेक्स्ट पॉइंट है कि टैक्टिक्स ऑफ वॉर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन में ये था कि पर्सनली अरेड आर्मीज़। आप वसल्लम ने खुद जो है आर्मीज़ को अरे किया, मतलब तरतीब दी कि कौन से जो है सोल्जर को कहाँ खड़ा होना चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ असाइन की।
एक अच्छे कमांडर को पता होता है कि उसके कौन से सोल्जर को कहाँ खड़ा होना चाहिए और किस पॉइंट पे वो अच्छी फाइट कर सकता है। तो आप वसल्लम ने खुद पर्सनली जो आर्मीज को अरे किया। नंबर थर्ड जो उनका पॉइंट था, सीक्रेसी इन वॉर प्लानिंग। आप वसल्लम ने जंगी हिकमत अमली को खुफिया भी रखा। अब फतह मक्का के इसमें एग्जाम्पल है कि मतलब जो भी प्लानिंग की उसको जो है सीक्रेट रखा, खुफिया रखा। नंबर फोर्थ जो हिकमत अमली थी, प्रिपरेशन ऑफ वॉर। अब जंग की तैयारी भी की, मशकें भी फरमाई, जंगी मशकें, जंगी तैयारियाँ भी की आप वसल्लम ने। मतलब लाइक हॉर्स राइडिंग, रेसलिंग, आर्चरी, या जो कंपटीशन या जो मशक़ें मुख्तलिफ जैसे होती हैं आज के दौर में एक्सरसाइज होती हैं, तो उनका मकसद ये था कि आप एक तरह के जो है आप प्रैक्टिस में रहें, ताकि जो हैं आपके औजार हैं या आपके जो वेपन्स हैं वो जंग आलूद ना हो जाएँ, और किसी भी वक्त अगर आपके ऊपर दुश्मन हमला करता है तो आप इस पोजीशन में हो कि अपने आप को डिफेंड कर सकें और उनको जो है उनको जो है हरा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेटिव वॉर स्ट्रैटेजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई नई जो है वॉर स्ट्रैटेजीज़ भी अडॉप्ट की। इसमें एग्जांपल है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें जो है ग़ज़वा खंदक की खुदाई का मशवरा दिया। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स मिलते हैं। मंजनीक जो है ग्लेल टाइप होती है उसमें, उसका भी कहीं पे ज़िक्र मिलता है, वो भी इस्तेमाल की गई। इसके अलावा एडवाइज़री काउंसिल जो है वो कायम फरमाई। मतलब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से आप वसल्लम क्या करते थे, मशवरा फरमाते थे। नेक्स्ट सेवंथ जो उनकी हिकमत अमली थी, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स रिकन्सिलिएशन। आप वसल्लम तो जंगों में भी सफ़ीर जो है भेजा करते थे। आप कोशिश फरमाते थे कि जंग ना हो, बातचीत से मामला जो है हल हो जाए। सुलह हुदैबिया की एग्जाम्पल है, मौके पर आप वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है अपना सफ़ीर बना के भेजा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ मार्टायर्स मतलब ये कि शोहदा की कुर्बानियों का एतराफ़। अब इसमें वो ये था कि वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं जो अपने शोहदा की जो कुर्बानियों का एतराफ़ नहीं करती। हमें उन लोगों को ट्राइब्यूट पेश करना चाहिए जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी जो है कुर्बान कर दी। अब इससे क्या होता है, जब आप किसी फ़ौजी को ट्राइब्यूट देते हैं, जैसे आज की हम एग्जांपल दें तो जैसे निशान हैदर है, तमग़े जुर्रत है, या किसी को सराहा जाता है उसकी कुर्बानी को, तो दूसरे आर्मी सोल्जर्स के लिए उससे उनसे जो है मोटिवेशन मिलती है, जज्बा पैदा होता है, मोराल जो है बुलंद होता है। लेकिन अगर आप उनको ट्राइब्यूट नहीं करते, उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो जो दूसरे आर्मी सोल्जर्स होते हैं या दूसरे लोग होते हैं वो डिमोरलाइज़ हो जाते हैं, उनका जो जज्बा है वो कम हो जाता है। आप अगर ओहद कब्रिस्तान में आप वसल्लम ने एक जो है बड़ा तरीक़ी खुतबा दिया, उसमें आप वसल्लम ने फरमाया, अगर आज इस्लाम को इतना अरूज मिला है तो हमने मक्का को भी फ़तह कर लिया है। वो ये है कि ओहद के शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा। आप वसल्लम ने ओहद कब्रिस्तान में आई थिंक सो उसमें वहाँ पे एक तरीक़ी खुतबा दिया, उसमें आप वसल्लम ने फरमाया, अगर आज इस्लाम को इतना अरूज मिले हैं तो हमने मक्का को भी फ़तह कर लिया है। ये ओहद के शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है, जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी ज़िंदगियाँ क्या कर दी, कुर्बान कर दी। अब हम एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट को हम अगर कंक्लूड करें तो इस तरह कर सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वो ट्राइब्यूट पेश करता है, आप वसल्लम को खिराज तहसीन पेश करता है। वो कहता है कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज अ फियरलेस सोल्जर, माइटियर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हिम। क्या वो आप वसल्लम की जो ज़ात है वो फियरलेस थे और स्ट्रॉन्ग और माइटियर सोल्जर थे, अब उनकी कंपेरिजन में जो है नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज एन एजुकेटर, कि आप वसल्लम की ज़ात जो है, आप वसल्लम एक एजुकेटर कैसे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बासियत मुअल्लिम, आप वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन। हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज द ग्रेटेस्ट टीचर्स ऑफ ऑल द टाइम्स। आप वसल्लम हर ज़माने के लिए बेहतरीन उस्ताद हैं। ही डिडंट गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन, he was an ardent supporter of education, but he was an ardent supporter of education। आप वसल्लम ने फॉर्मल एजुकेशन तो हासिल नहीं की, लेकिन आप वसल्लम जो हैं तालीम को जो है उसकी बेहद जो है उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मतलब जो है हम इसमें एग्जांपल मिलती है कि आप इल्म हासिल करो, आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इसके अलावा हमें ये भी मिलती है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे क्या है, फ़र्ज़ है। इसके अलावा एक और जगह पे मेंशन है, इंक ऑफ अ स्कॉलर इज़ मोर सैक्रेड दैन द ब्लड ऑफ अ मार्टायर। एक आलिम की स्याही जो है शहीद के खून से जो है वो अफजल है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर जो है एजुकेशन की फ़िलॉसफी क्या है, इस्लाम में तालीम का फ़लसफ़ा क्या है। अब इसमें है कि जैसे कि मेंशन है एक जगह, ए अल्लाह मैं आपसे इल्म नाफ़ी नफ़ा बख्श इल्म का सवाल करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन।
"ए अल्लाह, मैं आपसे जो है इल्म नाफ़े का जो है सवाल करता हूँ।" अब जो इल्म भी 2 तरह का होता है। एक जो होता है डेडली होता है, टॉक्सिक होता है, और एक क्या होता है बेनिफिशियल होता है। तो जो हम अल्लाह ताला की ज़ात से कौन से इल्म का सवाल करते हैं? इल्म नाफ़े का। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल नॉलेज? बेनिफिशियल जो नॉलेज है उसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं? अब उसमें जो है इसके 3 कैटेगरीज़ हो सकती हैं। बेनिफिशियल फॉर सेल्फ, जो इंसान की अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाए, उसको कहते हैं जो है वो उस इंडिविजुअल जो है बेनिफिशियरी होता है। उसमें जो है एक इंसान अपनी ज़ात को भी उससे क्या करता है, फ़ायदा उठाता है। इसके अलावा होता है बेनिफिशियल फॉर अदर्स, जैसे कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोई और है, उनसे क्या दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। होल ऑफ मैनकाइंड, पूरी इंसानियत उनसे जो है वो फ़ायदा उठाती है, जैसे बॉय स्काउट्स हैं, रेड क्रिसेंट हैं, या बहुत सी और भी जो हैं सोशल सर्विस की एजेंसीज़ हैं या लोग हैं जो काम कर रहे हैं पूरी इंसानियत की जो फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तो ये थर्ड जो है नॉलेज है। अब हम इसको अगर हम कंक्लूड करें, इस पूरे टॉपिक को अगर हम क्या करें, रिकैप करें, तो इस तरह कर सकते हैं कि आज हमने पढ़ा कि आप एज़ अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। उसमें हमने देखा कि आप सल्लम ने ना मतलब एक छोटे लश्कर से लेके बड़े लश्कर तक क्या की उसकी क़यादत की। फिर हमने देखा कि जिहाद और टेररिज़्म में फ़र्क क्या होता है। हमने कहा कि जिहाद जो है फ़ितने को इरेडिकेट करने के लिए जो है वो लड़ा जाता है, जबकि जो टेररिज़्म वो फ़ितना फैलाने के लिए जो वो टेररिज़्म करते हैं लोग। फिर हमने देखे कि प्रिंसिपल्स क्या हैं जिहाद के, उसमें हमने देखा कि आप सल्लम ने फ़रमाया कि अपनी बुरी ख्वाहिशात के खिलाफ़ जो लड़ाई करना वो जिहाद अकबर है, इसे जिहाद बिन नफ्स भी कहते हैं। फिर हमने प्रिंसिपल्स में देखा स्ट्रिक्ट जो रूल्स ऑफ वॉर थे, उसमें फाइट अगेंस्ट एग्रेशन है, असिस्टेंस ऑफ ऑप्रेस्ड है, फाइट फॉर पीस है, डेटरेंस को इंश्योर करना है। इसके अलावा हिंड्रेंस जो है, कोई अगर इस्लाम को फॉलो करने में रस्ते की रुकावट बन रहा है, उसके खिलाफ जो है जिहाद किया जाता है। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसको मेंटेन किया जाता है लड़ाई के दौरान। फिर हमने देखा कि जो टैक्टिक्स ऑफ वॉर थी, जो टैक्टिक्स ऑफ वॉर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो उसमें हमने देखा कि आप वसल्लम ने मिनिमम ह्यूमन लॉस को इंश्योर फरमाया। नेक्स्ट हमने देखा कि पर्सनली अरेड आर्मीज़, वो जो है आर्मीज़ को अरे किया। उसके अलावा जो है सिक्रेसी एंड वॉर प्लानिंग हमने पढ़ा। फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ वॉर के बारे में पढ़ा, इनोवेटिव वॉर स्ट्रेटजी देखी, एडवाइजरी काउंसिल आप वसल्लम ने कायम किया। इसके अलावा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिकन्सिलिएशन हमें नज़र आता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ मार्टायर्स हमें नज़र आता है। फिर हमने लास्ट पे देखा कि जो नेपोलियन बोनापार्ट जो है आप उनको खिराज तहसीन पेश करता है। इसके अलावा आप वसल्लम की ज़िंदगी एज़ एन एजुकेटर देखी कि आप वसल्लम जो है एक बेहतरीन मुअल्लिम बनाकर भेजे गए। फिर उसमें हमने बेनिफिशियल जो है नॉलेज के बारे में देखा, और उसमें उसकी टाइप्स देखी कि फॉर सेल्फ, फॉर अदर्स, फॉर मैनकाइंड। होप सो ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।